नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली में कोरोना के केस कम होने लगे हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार ने कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। इसके अलावा अब 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर अब ब्रेक लग चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,498 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 5,760 केस दर्ज किए गए थे और 30 लोगों ने दम तोड़ दिया था। कोरोना के घटते मामलों के साथ ही दिल्ली में प्रतिबंधों को कम करने की मांग हो रही थी। ऐसे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में वीकेंड कर्फ्यू हटाने समेत कुछ पाबंदियों को कम करने पर फैसला किया गया। हालांकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अभी भी जारी रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से कल डीडीएमए की बैठक हुई और उसमें ये तमाम अहम फैसले लिए गए, सबसे अहम फैसला जो रहा वो वीकेंड कर्फ्यू हटाने का था। इसके साथ और क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो व्यापारी थे, वो लगातार दिल्ली सरकार से और उपराज्यपाल से दोनों से गुहार लगा रहे थे कि जो ऑड इवन को जो लगाया गया मार्केटों के अंदर उसको हटाया जाए, वीकेंड्स कर्फ्यू हटाया जाए ताकि उनका जो व्यापार है वो दोबारा से पटरी पर आ सके। मगर दिल्ली सरकार ने कहीं न कहीं इस प्रस्ताव को लेकर उपराज्यपाल के पास फाइल भेज दी गई। उपराज्यपाल ने परिस्थिति को देखते हुए यानी कोरोना के जो आंकड़े थे उनको देखते हुए वो जो फाइल थी वो रिजेक्ट कर दी गई। मगर यहाँ पर व्यापारी जो थे वो लगातार इसी को लेकर गुहार भी लगाते नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि बार-बार उपराज्यपाल के पास जाकर कैसे व्यापारियों संगठनों की जो कैसे यूनियन है वो लगातार कहीं न कहीं कैसे उपराज्यपाल के पास जा रहे थे। लगातार इस चीज को लेकर बार-बार अपील की जा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार बार-बार कहीं न कहीं इसी तरीके के प्रस्ताव को उपराज्यपाल के पास भेज रहे थे क्योंकि दिल्ली के अंदर जो आंकड़े थे कोरोना के, वो घटते हुए नजर आ रहे थे और मगर उपराज्यपाल जो है वो जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसके लिए बार-बार वो फाइल को रिजेक्ट कर रहे थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर आंकड़े घट रहे हैं, लगातार 5,000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर भी 4,000 के करीब आंकड़े आए हैं, तो उससे कहीं न कहीं यही लगता है कि दिल्ली सरकार को फैसला कहीं न कहीं व्यापारियों के हक में लेना चाहिए था और इसीलिए डीडीएमए की जो बैठक थी कल, उसके अंदर कहीं न कहीं उपराज्यपाल ने यही प्रस्ताव को पास किया, यानी कि जो ऑड इवन था उसको हटा दिया गया है, वीकेंड्स कर्फ्यू जो था उसको हटा दिया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके और 50% की क्षमता के साथ-साथ सिनेमा हॉलों को भी खोल दिया गया है। यहाँ तक कि शादी समारोह के लिए 200 लोगों की अनुमति दे दी गई है। तो कहीं न कहीं हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत मिल सके और लोग जो है, जो उनका व्यापार है या फिर कहें जो अर्थव्यवस्था है, वो दोबारा से पटरी पर आ सके। मगर आंकड़े बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं चिंता का विषय बना होगा और लगातार दिल्ली सरकार के व्यापारी जो जितने भी हैं, वो बार-बार दिल्ली सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों के अंदर आंकड़े बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं व्यापारियों को उस बैठक के अंदर शामिल किया जाए और कहीं न कहीं रणनीति के अंदर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और आंकड़ों को कम करने के लिए किस तरीके से व्यापारियों को सहयोग चाहिए होगा, ये व्यापारियों से पूछ कर ही सलाह ली जाए। जी। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से देखिए केस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई सटीक हमारे पास आंकड़े सामने नहीं आए हैं, जिस वजह से कहा जा सकता है कि अभी चाहे दिल्ली में चाहे पूरे देश में केसेस बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ये स्थिति पर निर्भर करता है और लापरवाही पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला जल्दबाजी में साबित नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार कहीं न कहीं रविवार की बात करें तो वहाँ पर 5,000 के करीब आंकड़े आए थे। मगर वही आंकड़े जो थे सोमवार को बढ़ के 6,000 के करीब हो गया। मंगलवार को बात करें तो कहीं न कहीं 7,000 के करीब हो गया। मगर अब बात करें गुरुवार की, तो गुरुवार के अंदर वो 4,000 आंकड़ा हो चुका है, यानी घट चुका है। मगर दिल्ली सरकार के कहीं न कहीं या फिर कहें उपराज्यपाल के इस फैसले को कहीं न कहीं जल्दबाजी में लिया हुआ ही कहा जा सकता है। अगर मार्केटों के अंदर भीड़ बढ़ती है और लगातार जिस तरीके से मार्केटों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही थी, व्यापारियों की जो दुकानें थी वो जरूर ऑड इवन के हिसाब से खुल रही थी, मगर कहीं ना कहीं जो भीड़ थी
उसको देखकर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल बार बार उस फाइल को रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो आंकड़े ना बढ़ जाए। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से अगर भीड़ बढ़ती है बाजारों के अंदर और ऑडी 1 का पालन नहीं किया जाता क्योंकि ऑडी 1 हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं नियमों का पालन कराने के लिए अधिकारियों को जिनको लगाया गया है उनकी तरफ से बार बार लापरवाही देखने को मिल रही थी, जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही थी। अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो शायद दोबारा से दिल्ली सरकार या फिर कहें उपराज्यपाल दोबारा से उन्हीं शक्तियों को पालन कराने के लिए और दोबारा से लागू कर सकती है, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू की बात करें या फिर ऑडी 1 की बात करें तो दोनों को दोबारा से लागू किया जा सकता है। मगर अगर आंकड़े घटते हैं तो कहीं ना कहीं इसको बड़ा फैसला माना जाएगा। जी राजीव, फिलहाल बात करें अगर दिल्ली की, तो जिस तरीके से ये वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है, तब जब तक वीकेंड कर्फ्यू था तब तक प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं तब भी सामने आई थी। हमने देखा किस तरीके से मेट्रो में भी भीड़भाड़ देखने को मिली और तमाम लंबी लाइनें देखने को मिली थी। अब जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है, आगे किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां हैं, पाबंदियां जो है उनको लागू करवाने के लिए, और जनता की लापरवाही क्या देखने को मिल रही है बाजारों में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल डीडीएमए की जो बैठक थी उसके अंदर खुद अध्यक्षता थी जो थी वो उपराज्यपाल की थी और लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही थी कि व्यापारियों को राहत दी जाए। मगर जिस तरीके से व्यापारियों को कल राहत दी गई, वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, नाइट कर्फ्यू कह सकते हैं ऑडी 1 हटाया गया, जैसे ही इस चीज की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद बाजारों के अंदर लगातार दुकानें खुल गई और यहाँ तक कि भीड़ जो थी वो लगातार देखने को मिल रही थी। मेट्रो की बात करें, मेट्रो के अंदर लगातार भीड़ देखने को मिल रही थी। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ एकदम उमड़ी है या फिर कहें व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली हैं, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं और आंकड़े भी शायद आज बढ़ सकते हैं। अगर आज आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर होगा और कहीं ना कहीं फिर दोबारा से दिल्ली सरकार को या फिर कहें उपराज्यपाल को इस तरीके की सख्ती करनी होगी। मगर आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी आदेश दे दिए गए हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो एसडीएम की टीम को और दिल्ली पुलिस को दोबारा से सख्ती करने के लिए अपील करे। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की और एसडीएम की टीम की, उनकी तरफ से जरूर बाजारों के अंदर लापरवाही देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से जनता जो थी वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रही थी और जो कहीं ना कहीं मास्क का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को भी सख्ती करने के लिए कहा जाएगा। जी राजीव, फिलहाल जिस तरीके से डीडीएमए का ये वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला है, इसको आम जनता किस तरीके से ले रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वीकेंड कर्फ्यू की और यहाँ तक मार्केटों से ऑडी 1 हटाने की, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं यही कह रही है कि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया तो कहीं ना कहीं उनको राहत जरूर मिली है क्योंकि मार्केटों के अंदर जाकर वो अपना व्यापार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करें व्यापारियों की, व्यापारियों को भी राहत मिली है क्योंकि ऑडी 1 हटाया गया तो उनकी दुकानें खुलेंगी लगातार और जो हफ्ते में कहीं ना कहीं 2 दिन खुल रही थी अब वो 7 दिन खुल सकती है, तो कहीं ना कहीं उनको राहत जरूर दी गई है। मगर अगर जनता लापरवाही करती है और व्यापारी भी अगर लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ सकती है और इसी को लेकर दोबारा से सख्ती की जा सकती है। मगर देखना होगा क्या आंकड़े घटते हैं या फिर बढ़ते हैं, ये तो आने वाला ही समय बता पाएगा क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े अभी तक दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो सकती हैं। जी राजीव, फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो इस पर स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है, और कल जिस तरीके से बुलेटिन जारी हुआ है उसमें जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके मद्देनजर क्या लगता है, आंकड़े स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है या विशेषज्ञ, कि आंकड़े अब घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की, तो लगातार कहीं ना कहीं वहां पर जरूर बुलेटिन कैसे जारी किया जा रहा है। यहाँ तक कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो आंकड़े बढ़े थे वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। मगर जो गुरुवार के जो आंकड़े आए हैं उसके अंदर जरूर कमी आई है क्योंकि 4227 के करीब आंकड़े आए हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर घटे हैं। मगर अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं दोबारा से बैठक की जा सकती है और उसके अंदर दोबारा से सख्ती की जा सकती है। यहाँ तक कि जो शादी समारोह के अंदर 200 लोगों की अनुमति दी गई है उसको भी घटाया जा सकता है। मेट्रो के अंदर जो सेवा फुल सीटिंग के साथ बैठने की अनुमति दी गई है उसको भी घटाया जा सकता है। मगर अभी मेट्रो के अंदर खड़े होने की इजाजत नहीं है, यानी खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं दी गई है। यही चीज डीटीसी बसों के अंदर भी नहीं दी गई है। मगर लगातार बाजारों के अंदर जिस तरीके से कल ऑर्डर के बाद में जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं डर जरूर लगता है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को यही चीज को कंट्रोल करना होगा बाजारों के अंदर ताकि भीड़ ना हो और आंकड़े बिल्कुल ना बढ़ सके। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। पंजाब में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और संबंधित राजनीतिक पार्टी द्वारा इलाके में प्रचलित अखबारों में एक घोषणा पत्र जारी कर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यापक प्रचार के द्वारा उम्मीदवार की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी देनी होगी। व्यापक प्रचार से भाव है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम 3 बार ऐसा प्रचार किया जाए।
इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने गुरुवार को बताया कि संबंधित राजनीतिक पार्टियां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होंगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये अनिवार्य होगा कि वो अपने वेबसाइट पर लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों जिनकी उम्मीदवार के तौर पर उन्हें चुना गया है उनके मामलों संबंधी जानकारी जैसे अपराधों की किस्म समेत और संबंधित विवरण जैसे लगे दोष, संबंधित अदालत केस नंबर, ये सभी जानकारी अपलोड करनी होगी। तो पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र क्योंकि अभी पंजाब में जारी है और लगातार नामांकन जो उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं। 20 तारीख को चुनाव जो है 20 फरवरी को होने हैं पंजाब में और इसी के मद्देनजर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 31 तारीख तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी और इसी प्रक्रिया पर अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर एस करुणा राजू ने यह तमाम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी उम्मीदवार है संबंधित पार्टी को उसके जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसको अखबारों में उसके घोषणा पत्र जारी करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी तरीके से प्रचार करके उसकी पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी आम जनता तक पहुंचानी होगी। इससे लाभ ये है कि जब आम जनता को पता चलेगा कि उनका जो उम्मीदवार है, उनका जो प्रत्याशी है, उनके एरिया से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने सक्षम हैं, कितने सटीक हैं और कितने भ्रष्टाचार मुक्त हैं। डॉक्टर एस करुणा राजू ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ जो वेबसाइट है पार्टी की उस पर भी ये डाटा अपलोड करना होगा पूरे तरीके से कि आखिर क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके प्रत्याशी का है वो तमाम चीज़ें बतानी होंगी, चाहे फिर अपराधों की किस्म हो या फिर उस पर विवरण या कोई दोष जो अदालत संबंधित अदालत है उसका केस नंबर, ये तमाम चीज़ें जो है वो पूरे तरीके से पूरे डेटा के साथ घोषणा पत्र जारी कर अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी और समाचार पत्र में तो निकालनी ही है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाब से संवाददाता अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टर एस करुणा राजू ने ये जानकारी दी है, संबंधित अधिकारी जो भी उम्मीदवार है जो नामांकन कर रहे हैं उनको अपना पूरा डेटा देना होगा, इस पर किस तरीके से फिलहाल अमल किया जा रहा है पंजाब में? देखिए, ये बेसिकली अगर हम बात करें क्रिमिनल डाटा देने की बात की गई है, उनकी तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं और बताया गया था कि 3 बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीधे तौर पे ऑर्डर्स है कि आपने 3 बार अपना सभी क्रिमिनल डाटा अपने कैंडिडेट्स को देना होगा। जी हाँ, ये स्पेसिफाई किया गया कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बाकायदा 3 बार, और वो भी एक रेगुलर इंटरवल में। सीधे तौर पे एक चीज स्पेसिफाई कर दी गई है कि सबसे पहले जिस दिन लास्ट अगर हम कहें कि नॉमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन से 48 आवर्स के अंदर पहली बार आपको एक लोकल और एक नेशनल अखबार में अपने ये बाकायदा डिटेल देनी होगी अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की। जी हाँ, बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देनी होगी पहले 48 आवर्स के अंदर, जो एक कदम है। उसके बाद अगर हम कहें कि 4 से 5 दिन के गैप के बाद फिर से अगर हम कहें सीधे तौर पे कि दोबारा एक 12 फॉन्ट के साइज में, देखिए एड के साइज में स्पेसिफाई किया हुआ है कि फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए और उसको एक प्रॉपर लोकेशन पे अगर हम कहें कि अखबार में प्रिंट होना चाहिए और ये दो रीजनल और नेशनल दोनों में होना चाहिए। तो ये चीज स्पेसिफाई की गई है और उसके ये भी स्पेसिफाई किया गया कि कितना एरिया होना चाहिए, मतलब अखबार की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ये चीज बार बार जोर दी जा रही है। और उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट हम कहेंगे जो तीसरी और आखिरी बार है, तो वो जो आपका दूसरा प्रिंट हो चुका है उसके 9 दिन बाद आपने दे, देखिए स्पेसिफाई किया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साथ तीनों ऐड दे दे, एक एक करके, एक बाकायदा दिन भी स्पेसिफाई किए गए। उसके बाद जो दूसरी ऐड आपकी लग जाएगी तो उसके 9 दिन बाद आपने फिर एक ऐड देनी है। 9 दिन से इलेक्शन कैंपेन के सेकंड लास्ट डे तक आप ऐड कभी भी दे सकते हैं। ये
किया गया और ये तीनों ऐड दिखानी होंगी, डिपिक्ट करनी होंगी और अगर नहीं किया जाता तो कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा बाकायदा ये होगी अखबार की बात। इसके बाद बाकायदा अगर हम कहें कि सोशल मीडिया पर भी वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन करना होगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भी बाकायदा एक अगर हम कहें कि बड़ा कैंपेन के तौर पे अपनी क्रिमिनल डिटेल्स इंडिविजुअल्स को शो करनी पड़ेगी। तो ये चीज स्पेसिफाई कर दी गई। अब ये बात आती है इंडिविजुअल की। इसके अलावा पार्टी को भी अपनी वेबसाइट पे जाके बाकायदा ये डिटेल जारी करनी है कि इनके कौन से कैंडिडेट के क्रिमिनल बैकग्राउंड है या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और उनको आखिर क्यों चुना गया, क्योंकि आखिर इस कैंडिडेट की स्पेसिफिकली क्या थी, क्वालिफिकेशन ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा वेल मेंटेन्ड, ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है, रिस्पेक्टिवली इनको क्यों चुना गया। और ये चीज स्पेसिफाई कर दी गई है कि विनेबिलिटी को एक फैक्टर नहीं बनाया जा सकता। आखिर दूसरे कैंडिडेट जो पार्टी के दूसरे कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए किन किन फैक्टर्स को ध्यान रख के उनको चुना गया। तो ये कुछ एक मेजर अगर हम कह सकते हैं कि इस बार के इलेक्शन में अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट को खुद स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आखिर क्यों उनके पास एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ये इंडिविजुअली उन्हें बताना पड़ेगा। अमित, एक सवाल तो ये भी एक है बहुत बड़ा गेम कि चेंजर जो हो सकता है। कैंडिडेट्स जी। हैं उनको सिर्फ अपनी जनता को, अपने प्रत्याशियों और जो तमाम जनता है उनको ये बात स्पेसिफाई करनी है, उनको ये बात क्लियर करनी है कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड कितने हैं, क्या कुछ है, या फिर चुनाव आयोग जो है उसको भी पूरे तरीके से स्पेसिफाई किया जाएगा अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में, और इस पर चुनाव आयोग क्या कोई एक्शन ले सकता है अगर संतुष्ट ना हो? जी देखिए, अगर नॉमिनेशन फाइल करते वक्त तो ये अगर हम कहें कि विद इन रूल्स ये कि अपने सभी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस या किसी भी केस जिनसे उनका कोई रिलेशन है वो मेंशन करना पड़ता है। तो ऑलरेडी ये चीज मेंशन्ड है। पर जो इस बार मेजर स्टेप लिया गया है कि इंडिविजुअल्स को, पब्लिक को भी बताना होगा, उन कैंडिडेट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रिप्रेजेंट करना होगा, लोगों को बताना होगा कि हमारे पे ये क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अगर हम कहें नॉमिनेशन फाइल करते हैं, बाकायदा एफिडेविट है। अगर आप देखें कि केवाईसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐप निकाली गई है, उसमें मेंशन किया गया है कि किन कैंडिडेट्स के पास कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है और किन में क्रिमिनल केसेस है। तो देखिए, दो अलग अलग सिनेरियो सीधा दिख जाता है। जिस भी कैंडिडेट के कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं और कोई एफिडेविट नहीं दे गया, उनके नीचे ग्रीन लाइन आती है। तो वही जिन कैंडिडेट्स के कोई क्रिमिनल केसेस है, उनके नीचे 10 एक रेड कलर की लाइन आती है और उसमें लिखा होता है कि क्रिमिनल केसेस आर देयर, मतलब नो क्रिमिनल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस मेंशन्ड है। तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन ऐप पे वहीं पर ऑलरेडी कर दी गई है। उसके अलावा ये खुद कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब उन्हें अपने एरिया में एक लोकल लैंग्वेज में, चाहे जो उनके एरिया का लोकल पंजाबी हो, हिंदी हो, जो लोकल 25 और मिनिमम 25,000 डिस्ट्रीब्यूशन हो उस अखबार की, तो वहां पे उन्हें एक बड़ी ऐड देनी पड़ेगी 12 फॉन्ट साइज में, और 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग अलग दिनों पे, एक बार नॉमिनेशन कंफर्म होने के 48 आवर्स के अंदर, उसके बाद जो दूसरी ऐड होगी उसके 5 दिन के बाद, और उसके दूसरी ऐड के जो 9 दिन के बाद उनको अपनी तीसरी ऐड देनी होगी, ताकि लोगों के माइंडसेट में बात रहे कि जो अमित, 25 तारीख से नामांकन पंजाब में शुरू हुआ था। 25 तारीख से नामांकन शुरू हुआ था, क्या अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी उम्मीदवार, किसी प्रत्याशी ने दिया है? देखिए, कई कैंडिडेट्स ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिपिक्ट किए हैं। जी, अगर हम कहें कि कल 96 के करीब हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स ने अपनी कल नॉमिनेशन फाइल की, तो उससे पहले अगर हम कहें कि 12 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल की, तो उसमें कई कैंडिडेट्स के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड डिपिक्ट हो रहे हैं। पर अगर बात करें इंडिविजुअल्स ने अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई है, कि एडवर्टाइजमेंट अगर हम कहें कि जब स्क्रूटनी हो जाती है और फाइनल विड्रॉल्स, नेम विड्रॉल के बाद से शुरू किए जाएंगे, तो क्रिमिनल कैंडिडेट्स ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर डिपिक्ट कर दिए हैं, पर एडवर्टाइजमेंट अगर हम कहें कि 4 फेब के बाद ही हमें देखने को मिलेंगे अखबारों में। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए तो अगली खबर की ओर कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि अब किराने की दुकानों और सुपरमार्केट में भी शराब की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय शराब बिक्री से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया गया। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के इस निर्णय का काफी विरोध कर रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को निर्णय लिया गया कि सरकार 1000 वर्ग फीट से अधिक के सुपरमार्केट्स और किराने दुकानों को एक अलग काउंटर लगाकर शराब बिक्री की अनुमति देगी। इसी को लेकर एनसीपी प्रवक्ता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि प्रदेश में शराब उत्पादन के कई कारखाने हैं। शराब उत्पादकों की मदद करने के लिए ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। तो आपको बता दें कि एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों के मद्देनजर, इसीलिए उन्होंने अब एक और बयान दिया है और शराब उत्पादन के कई कारखाने
फिलहाल मध्य प्रदेश में है और माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में है और इसी को लेकर शराब उत्पादकों की मदद करने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। ये नवाब मलिक ने कहा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जो भी किराने की दुकान है और सुपरमार्केट्स है वहां पर भी जो शराब है उसकी बिक्री अलग से काउंटर बनाकर बिक्री करने की अनुमति व्यापारियों को दी जाएगी। इसके लिए बैठक भी की गई और आपको ये भी बता दें कि शराब बिक्री से जो राजस्व लगातार राज्यों को मिलता है उस राजस्व को बढ़ाने के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला किया है कि अब जो शराब की दुकानें हैं वहां पर तो शराब मिलेगी ही, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको वहां से नहीं मिलती तो किराने की दुकानों और सुपरमार्केट्स में भी शराब उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि अब किराने की दुकानों और सुपरमार्केट्स में भी शराब की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से जो सरकार ने फैसला लिया है बिक्री का, जो शराब की दुकानें हैं उनको किराने की दुकान पर भी उनकी बिक्री की जाएगी, सुपरमार्केट्स में भी उनकी बिक्री की जाएगी, इसको लेकर बीजेपी अब सरकार के खिलाफ हो गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सुपरमार्केट और किराना की दुकानों में शराब बिक्री की परमिशन दी है। उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। बीजेपी ने सीधे तौर पर सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार जो है किसानों की सरकार नहीं है बल्कि दारू माफियाओं की सरकार है, दारू शराब विक्रेताओं की सरकार है। ऐसे में सरकार को दारू पीने वालों को ज्यादा चिंता है, किसानों और शिक्षकों की चिंता बिल्कुल नहीं है। इस तरह का ट्वीट जो है देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इसके अलावा विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने भी सीधे तौर पर बताया कि महाराष्ट्र अब जो है मध्य राष्ट्र बनाने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार कर रही है। ऐसे में जैसे तो इसका विरोध होना चाहिए और इस तरह के सरकार जिस तरह से आने वाली नई पीढ़ी की बर्बादी का रास्ता बना रही है वो कहीं न कहीं एक बड़ा गलत फैसला बना जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ने इसका विरोध किया है, इसी को लेकर एनसीपी जो प्रवक्ता है नवाब मलिक, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक बात कही है कि राज्य सरकार ने ये निर्णय जो है वो शराब उत्पादकों की मदद के लिए लिया है। इस बयान को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल नवाब मलिक ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कई शराब कारखाने हैं जिसको सीधे तौर पर फायदा होगा, इसके अलावा सरकार का जो राजस्व विभाग है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा किसानों का इसका फायदा होगा। किसानों का फायदे के बाद से बताया कि किस तरह से जो किसान अपनी उत्पादकता को बढ़ाते हैं, ऐसे में अगर शराब बिक्री की परमिशन दे दी जाती तो जैसे उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से भाजपा लगातार विरोध कर रही है, ऐसे में भाजपा शायद भूल रही है कि गोवा और हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, वहां भी इस तरह की कानून व्यवस्था है, तो जाहिर तौर पर उनका विरोध न करके महाराष्ट्र में इसका विरोध क्यों? ठीक है सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये विरोध लगातार हो रहा है इसमें आम जनता का इस बीच क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने, अब आम जनता के भी दो मत होते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी शराबी लोग हैं, शराबी जो भी शख्स है वो किस तरीके से अपने घर में जो तमाम चीजें होती है उनकी और जो उसके परिजन परेशान होते हैं वो चीजें किसी से छुपी नहीं है। तो अब अगर किराने की दुकानों पर भी इस तरीके से शराब की बिक्री होने लगी तो फिर आम जनता किस तरीके से इस फैसले को ले रही है? बिल्कुल मुस्कान जी, इससे बहुत बड़ा प्रभाव एक सामाजिक तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से शराब की दुकानों में शराब मिलती थी, ऐसे में जब कोई व्यवस्था होती थी महाराष्ट्र शासन के द्वारा तो ऐसे में ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है, यानी कि शराब नहीं मिलेगी। लेकिन जब सीधे तौर पर राशन की दुकानों में शराब मिलना शुरू हो जाएगा तो जैसे पर कभी भी लोग जाके शराब ले सकते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित जिन परिवार के लोग जो है मदिरापान का विरोध करते हैं उनका होगा, क्योंकि लगातार उनके घर में कहीं कलह बढ़ेगा, तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है। तो जैसे तक सामाजिक तौर पर असर जो का बुरा देखा जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से कर रही है कि राजस्व को बढ़ाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है, तो जाहिर तौर पर आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो सकती है। क्योंकि ऐसे में अगर सीधे तौर पर लोगों को खुले तौर पर अगर इस तरह से शराब मिलने लगी तो जाहिर तौर पर देखिए
कुछ लोगों का फायदा तो कुछ लोगों का इसमें नुकसान भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान सामाजिक तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि समाज में और बुराइयां हो सकती है, समाज में और जो है क्राइम बढ़ सकता है, समाज में और भी जो है गलत धारणाएं पैदा हो सकती है। तो इस तरह की भी बातें सामने आने लगी है। फिलहाल सामाजिक प्रभाव क्या है इसका, ये तो आपने बताया जिस तरीके से आम जनता जो है वो इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव भी ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किराने की दुकान जो व्यापारी है और सुपरमार्केट्स में अगर शराब मिलने लगे तो कहीं ना कहीं शराब उत्पादकों को इससे फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। देखिए फायदा और होगा भी, सरकार का निर्णय भी इसी तरह, लेकिन सरकार को जिस तरह से सीधे तौर पे बताया है कि 1000 वर्ग फीट वाले दुकानों में, सुपर मार्केटों में इस तरह के एक नया स्टॉल बनाकर आप रख सकते हैं, उसकी बाकायदे परमिशन दी जाएगी और वहाँ जो है मदिरा ले सकते हैं। ऐसे में वाइन शॉप जो बनाए जाते हैं वहाँ मदिरा सेवन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक उसी तरह से दुकानों में मदिरा सेवन का प्रावधान नहीं होना चाहिए, लेकिन अमूमन इस तरह की दुकानों में कोई प्रतिबंध नहीं लगा जा सकते, क्योंकि किराना दुकान में अमूमन कोई भी आता कोई भी जाता है। तो ऐसे में जरूर जाहिर तौर पर इसमें क्राइम बढ़ाने और जो है सामाजिक मतभेद पैदा करने के अलावा जो है भले ही राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन बाकी अन्य चीजें जरूर प्रभावित होने वाली है। दूसरी बात, जिस तरह से सरकार कह रही थी किसानों का इसका सीधा फायदा होगा, ये लोगों को समझना बेहद जरूरी होगा कि किसानों का सीधा फायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसान जो है शराब उत्पादन में ज्यादातर लोग नहीं है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।